वेलकम टू द पार्ट नंबर 15 ऑफ एसी फंडामेंटल्स। लास्ट जो 14 पार्ट्स थे उनमें हमने ऑलमोस्ट 20 एमसीक्यूज़ जो थे वो विद थ्योरी हमने डिस्कस किए थे। आज का ये जो पार्ट है, लेक्चर है, इसमें हम एमसीक्यू नंबर 21 को स्टार्ट करेंगे। द वेव फॉर्म दैट हैज़ द लीस्ट आरएमएस वैल्यू फॉर द सेम पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, हमें 3-4 वेव फॉर्म हमें गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से किसका जो है वो आरएमएस जो है वो कम होगा, किसकी आरएमएस वैल्यू जो है वो कम होगी। सो अब हमें पता है कि जो हमारे पास साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है उसकी जो पीक आरएमएस वैल्यू होती है वो इक्वल होती है वी पीक डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं 0.707। तो साइन की हमारे पास आ गई वी पीक डिवाइडेड बाई √2। उसके बाद अगर हम स्क्वायर वेव की बात करते हैं तो स्क्वायर वेव जो होती है वो उसकी पीक वैल्यू जो होती है वही उसकी आरएमएस होती है, वही उसकी एवरेज वैल्यू होती है। तो इसलिए ग्रेटेस्ट हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्क्वायर जो वेव फॉर्म है इसकी होगी। फिर अगर हम ट्रायंगुलर वेव की बात करें तो ट्रायंगुलर वेव या फिर साटूथ वेव फॉर्म के लिए हमने कहा था कि हमारे पास जो आरएमएस वैल्यू आती है वो वी पीक डिवाइडेड बाई √3 के इक्वल आती है। ठीक है, सो अगर आप इसको सॉल्व करें तो एक कोई भी रैंडम वैल्यू ले लें पीक वैल्यू, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास सबसे लीस्ट आरएमएस वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की या फिर किसी साटूथ वेव फॉर्म की। ठीक है, सो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद है द वेव फॉर्म दैट हैज़ द हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू की बात हो रही है, तो वो अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर कि हमारे पास स्क्वायर वेव फॉर्म जो है उसकी आरएमएस वैल्यू जो है वो हाईएस्ट होती है, क्योंकि वही उसकी एवरेज वैल्यू होती है, वही उसकी पीक वैल्यू भी होती है। सो मतलब कि बाकी जितनी भी से देखें हमारे पास साइन वेव फॉर्म के लिए भी हमारे पास जो आरएमएस वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है। उसके बाद ट्रायंगुलर या साटूथ के लिए भी हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसको हम डिवाइड नहीं कर रहे, वो एग्जैक्ट वही वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं। सो स्क्वायर वेव फॉर्म ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद है द वेव फॉर्म दैट हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू फॉर द फॉर्म फैक्टर। ठीक है, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू जो है वो किसकी ज़्यादा होगी। सो अब फॉर्म फैक्टर हमें पता है आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू जो होता है वो फॉर्म फैक्टर देता है हमें। अब साइनोसाइडल वेव फॉर्म के लिए हमने कहा था कि जो पीक वैल्यू होती है, जो आरएमएस वैल्यू होती है वो 0.707 से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं और एवरेज वैल्यू के लिए हम 0.636 से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो इसका फाइनली हमारे पास जो फॉर्म फैक्टर आता है 1.11 आता है, किसके लिए, फॉर साइनोसाइडल सिग्नल के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव की बात करें तो क्योंकि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों सेम होती हैं, तो ये हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आता है वो 1 का आ जाता है। सो इसका मतलब ये है कि लीस्ट जो होगी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू किसकी होगी, स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए होगी। फिर उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास जो एवरेज वैल्यू होती है वो IM/π की इक्वल होती है और RMS करंट जो है वो IM/2 के इक्वल होता है। सो RMS वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू जो है वो हमें कितना मिलता है, 1.57 का। सो आप देखें कि साइन वेव के लिए 1.11 था, स्क्वायर वेव के लिए 1 था और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.57 आया, जो कि इन सारी वैल्यूज से सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है। हाईएस्ट फॉर्म फैक्टर जो है वो किसका है, हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव का। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद है द वेव फॉर्म दैट हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फॉर्म फैक्टर। ठीक है, लीस्ट वैल्यू जो कि हमने ऊपर डिस्कस भी कर लिया ऑलरेडी कि जो स्क्वायर वेव फॉर्म होती है या रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म होती है उसकी लीस्ट फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है RMS by average value which is equal to V peak divided by V peak which is equal to 1. So least value जो है वो किसकी है, स्क्वायर वेव की। सो स्क्वायर वेव जो है उसका फॉर्म फैक्टर जो है वो भी लीस्ट होगा 1। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज़ द फॉर्म फैक्टर ऑफ 1। ठीक है, ये वही MCQ बार बार रिपीट किया जा रहा है, बस उसके वर्डिंग को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास फॉर्म फैक्टर हमें पता है स्क्वायर वेव का जो है वो 1 के इक्वल होता है, जो कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिए कि स्क्वायर वेव के लिए RMS वैल्यू भी 1 होती है, एवरेज वैल्यू भी 1 होती है, मतलब कि 1 इंटू पीक और 1 इंटू पीक। सो वो हमारे पास एट द एंड हमारे पास 1 वैल्यू जो है वो बच जाती है। उसके बाद है इफ़ 1 साइकिल ऑफ AC वेव फॉर्म अकर्स एवरी मिली सेकेंड द फ्रिक्वेंसी विल बी। ठीक है, अब देखिए हमें टाइम गिवन है, टाइम कितना बताया गया हमें, एवरी मिली सेकेंड, मतलब कि 1 मिली सेकेंड जो है वो हमारे पास टाइम है।
तो वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। सो फ्रीक्वेंसी हमें पता है 1 बाई टाइम के इक्वल होती है। सो 1 बाई 10⁻³ ये हमें कितनी फ्रीक्वेंसी दे देगी, 1000 हर्ट्ज़ की। सो ये आपका जो 1000 हर्ट्ज़ वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। उसके बाद है MCQ नंबर 27, द फ्रीक्वेंसी दैट हैज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है, अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी उसका टाइम पीरियड जो है वो लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, सो वही हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। देखिए यहाँ पे 1 हर्ट्ज़ जो है वो इसकी स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो लॉन्गेस्ट होगा। उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो ग्रेटर फ्रीक्वेंसीज हैं। सो इसलिए 1 हर्ट्ज़ जो है इस फ्रीक्वेंसी का जो टाइम पीरियड है वो लॉन्गेस्ट होगा। उसके बाद है RMS वैल्यू एंड मीन वैल्यू इज़ सेम फॉर। ठीक है, ये पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया कि RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू जो होती है वो सेम होती है किसके लिए, स्क्वायर वेव के लिए या फिर रेक्टेंगुलर वेव के लिए। तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर वेव वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। MCQ नंबर 29 है, इफ़ EMF इन अ सर्किट इज़ गिवन बाय दिस। ठीक है, E इज़ इक्वल टू 100 साइन ऑफ 268t, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर। ठीक है, अब देखिए ये बहुत बेसिक्स है, ये आपने आई थिंक कि आपने ये फर्स्ट सेमेस्टर में चीज़ें पढ़ी होंगी अपनी इंजीनियरिंग में, कि आपको एक साइनोसाइडल सिग्नल दिया गया हो और आपसे वो पीक वैल्यू और आपसे वो जो फ्रीक्वेंसी है वो पूछ रहा हो। सो देखिए ये आपके पास क्या है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि E या I इज़ इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। तो ये जो IM है ये यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज है तो हम कहेंगे कि ये VM है। ठीक है, जो VM होता है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। सो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी 100 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी देखें यहाँ पे ओमेगा गिवन है 628, तो 628 ओमेगा है, ओमेगा इज़ इक्वल टू 2πf। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। सो यहाँ से हम जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू 628 गिवन है, 628 पुट कर ले और 2π से मल्टीप्लाई करवा दे, तो आपके पास 99.9 हर्ट्ज़ या फिर 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगी। उसके बाद 30th MCQ है, फॉर अ वेव फॉर्म पीकियर देन अ साइन वेव द फॉर्म फैक्टर विल बी मोर देन। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि साइन वेव का हमारे पास फॉर्म फैक्टर क्या है। ठीक है, फॉर्म फैक्टर ऑफ साइन वेव हमें पता है 0.707 को हम जब 0.636 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1.11 आता है फॉर्म फैक्टर फॉर अ साइनोसाइडल वेव। तो इसने कहा है कि अगर किसी साइन वेव से भी कोई ज़्यादा जिसकी पीक होगी किसी वेव की, तो उसका जो है वो फॉर्म फैक्टर कितना होगा, वो 1.11 से भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म फैक्टर एक्चुअली क्या चीज़ दिखाता है, फॉर्म फैक्टर हमें ये दिखाता है कि हमारी जो वेव फॉर्म है, ठीक है, उसकी कितनी ज़्यादा पीक है, या हम उसको इस तरह से कह सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा उसके अंदर मतलब कि DC कंपोनेंट ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, एक वैल्यू मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास आती है उसकी एक प्योर साइनोसाइडल वेव की जो वेव फॉर्म होती है उसको अगर मैं देखूं और अगर मैं स्क्वायर वेव फॉर्म को देखूं तो आपको आप देख सकते हैं कि उसमें हमारे पास DC कंपोनेंट ज़्यादा आ रहा होता है, तो इसलिए उसकी जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है वो बहुत लेस होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि जितना फॉर्म फैक्टर को हम लेस करते हैं उतना हम DC कंपोनेंट के नज़दीक जाते जाते हैं। सो फॉर्म फैक्टर हमें ये डिसाइड करवाता है। सो अगर उस वेव फॉर्म के अंदर पीक ज़्यादा है, जैसे हम देखते हैं कि स्क्वायर के अंदर पीक बहुत कम है लेकिन ट्रायंगुलर के अंदर उसकी पीक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली हमारा फॉर्म फैक्टर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे बस ये वही बात कर रहे हैं कि जिसकी पीक वैल्यू हम बढ़ा देंगे साइन से ज़्यादा, तो साइन से ज़्यादा बढ़ाने का मतलब यह है कि 1.11 से हम ज़्यादा कर रहे हैं उसका फॉर्म फैक्टर। सो 1.11 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है फॉर अ ट्रायंगुलर वेव द फॉर्म फैक्टर इज़। ठीक है, ट्रायंगुलर वेव के लिए फॉर्म फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्म फैक्टर हमें पता है RMS बाय एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, RMS हम ट्रायंगुलर वेव का कैसे फाइंड करते हैं, V पीक डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, ये √3 से आप डिवाइड करेंगे पीक वैल्यू को तो आपके पास RMS वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद एवरेज वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, 0.5 इंटू V पीक। सो इससे आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। सो फाइनली आपके पास जो फॉर्म फैक्टर आएगा वो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू √3। सो ये आपके पास 1.15 जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा।
कि ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के लिए आपके पास जो फॉर्म फैक्टर है वो कितना है 1.15। उसके बाद स्क्वायर वेव के लिए फॉर्म फैक्टर पूछ रहे हैं, तो वही चीज़ें देखें बार बार रिपीट होती जा रही हैं। तो फॉर्म फैक्टर जो है वो इसके लिए 1 है स्क्वायर वेव के लिए। तो यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए अभी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है इसको हम सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद द इक्वेशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट इज़ दिस, द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इज़, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये पीक वैल्यू गिवन है, ठीक है। और हमने कहा था कि साइनोसाइडल वेव फॉर्म के लिए हमारी जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.636 इंटू पीक वैल्यू। सो 0.636 इंटू पीक वैल्यू हम जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें मिलती है 27 एम्पेयर। सो 27 एम्पेयर जो है वो इसकी एवरेज वैल्यू होगी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब कि बार बार देखें जो रिपीट होती जा रही हैं, वो ये कि हमेशा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको साइनोसाइडल सिग्नल दिया जा रहा है। तो बस थोड़ी सी वैल्यूज हैं जो आप याद कर लें कि साइनोसाइडल के लिए हमेशा RMS वैल्यू 0.707 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं पीक वैल्यू को, और एवरेज वैल्यू के लिए हमेशा हम 0.636 से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं एवरेज वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद फिर इसका फॉर्म फैक्टर जो है वो भी आप याद कर लें, ठीक है। ये वैल्यूज इतनी ज़्यादा रिपीट होती जा रही हैं, अभी तक तो आपको याद हो भी चुकी होंगी, ठीक है। और बाकी जो इसका जो पूरा प्रॉपर मेथड होता है ये तो हमने थ्योरी में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तकरीबन 11 से 12 वीडियोस हमने बनाई हैं जिसमें हमने ये फुल मेथड डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता कि वो सब कुछ रिपीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन बस इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं बता रहा हूँ, यही कि साइनोसाइडल सिग्नल जो भी है, चाहे वो साइन है कि चाहे वो काज है, उसकी जो RMS की वैल्यूज़ हैं वो याद रख लें, एवरेज वैल्यूज़ याद रख लें, तो आपकी काफ़ी सारी जो है वो मुश्किल आसान हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से ही आगे की जितनी भी मुश्किलात हैं आसान करते जाएंगे। हांडा बुक को जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, इसको बहुत टफ कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो, मैं कहता हूँ कि हांडा की बुक के अलावा मतलब हांडा की बुक की टक्कर की दूसरी बुक कोई भी नहीं है, ठीक है। वीके मेहता की जो बुक है अगर मैं उसको कंपैरिजन करूँ तो थ्योरी उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर MCQs का जो लेवल है वो इतना टफ नहीं है, वो काफ़ी आसान MCQs बनाता है। सो अगर आपका एम जो है वो बड़े किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने का है, जैसे प्यास है, ठीक है, नेस्कॉम है, सो इस तरह के टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपके लिए ये हांडा की जो बुक है ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट भी हैं। ये अलग बात है मिस्टेक्स बहुत हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं। सो अगर 100 MCQs में से अगर 95 MCQs बहुत अच्छे हैं और 5 में एरर है तो ठीक है, इतना तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हांडा जो है ये ख़ुद भी कोई इंजीनियर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो ये है कि मिस्टेक्स हो सकती है। दूसरा ये है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये जो 10,000 15,000 जो MCQs हैं ये हांडा ने खुद लिखे हो, ठीक है। इसकी सोर्स जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से इसने पिक किए हैं ये MCQ, ठीक है। कोई अमेरिकन ऑथर होगा, कोई इंग्लैंड का ऑथर होगा, ठीक है, कोई गूगल से MCQs उठाए होंगे। तो आपने देखा होगा कि आपके हांडा के काफ़ी MCQs जो है वो गूगल पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है कि हांडा ने ये टॉपिक वाइज MCQs यहाँ से उठाए हो, लेकिन ये है कि हमें कंपाइल करके एक बुक की फॉर्म में प्रोवाइड कर दी गई, तो इसलिए मिस्टेक्स पॉसिबल है, मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। वीके मेहता की बुक में मिस्टेक्स बहुत कम है, लेकिन उसके अंदर भी हैं, ठीक है। BL थराजा के अंदर भी आपकी काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। अब वो उसकी भी काफ़ी सारी ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं BL थराजा की जो बुक है। तो ये सारी चीज़ें चलें, डिस्कशन तो होती रहती है। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे, कि इस वेव फॉर्म की हम RMS वैल्यू, इस वेव फॉर्म की हम एवरेज वैल्यू, ठीक है, इस वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर, इस वेव फॉर्म का पीक फैक्टर, ठीक है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे MCQ नंबर 34 से 37 तक, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 to 4 MCQs हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे MCQs हैं। ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। ये इसको हम डिस्कस करके नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे।